नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानु तेवतिया। नागरिकता कानून को लेकर बीजेपी आज से जन जागरण अभियान चलाएगी, जिसकी शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के नेता पूरे प्रदेश में अभियान चलाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बरेली में जन जागरण अभियान चलाएंगे। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजियाबाद में अभियान चलाएंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर में, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वाराणसी में, साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुरादाबाद में रहेंगे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आगरा में लोगों के बीच जाकर कानून के बारे में जानकारी देंगे। बीजेपी के दूसरे नेता प्रदेश भर के शहरों में अलग अलग नेतृत्व करेंगे। तो बीजेपी का अब तक का ये सबसे बड़ा जन जागरण अभियान है सीएए को लेकर, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर। इसी के तहत आज एक दिन में 42 जगहों पर 42 बड़े नेता घर घर जाकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। ये तो जो यूपी की में जहां जहां नेता रहेंगे वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। कई बड़े नेता आज यूपी के अलग अलग जिलों में जाएंगे, वहां पर नागरिकता संशोधन कानून के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। वहीं नागरिकता संशोधन को लेकर प्रियंका गांधी और कांग्रेस लगातार विरोध का स्वर बुलंद कर रही है। प्रियंका लगातार इन लोगों को घर जा रही हैं जो यूपी में 20 दिसंबर को हुई हिंसा में घायल हुए थे या फिर उनकी जान चली गई थी। बिजनौर, मेरठ, लखनऊ के बाद शनिवार को प्रियंका मुजफ्फरनगर और फिर मेरठ गए और हिंसा पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। हिंसा पीड़ितों के घर जा रही प्रियंका पर सवाल उठ रहे हैं कि प्रियंका आखिर राजस्थान के कोटा क्यों नहीं जा रही हैं, जहां 100 से ज्यादा बच्चों की जान जा चुकी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तूफानी दौरे पर रहीं। सबसे पहले प्रियंका गांधी मुजफ्फरनगर पहुंची और उसके ठीक बाद वो मेरठ आईं और यहीं ओम साईं धाम कॉलोनी में मृतक के सभी परिजनों से मिली। मृतक के जितने भी परिजन थे उन सभी को एक जगह बुला लिया गया था। 5 मृतक के परिवार वाले यहीं पर इकट्ठा थे और प्रियंका गांधी ने उनसे बात की और मृतक के परिजनों ने अपनी बात प्रियंका गांधी से रखी है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक सीएम योगी का समय आरक्षित किया गया है। 10 बजे से 11:30 बजे तक जन जागरण जनसंपर्क अभियान में वो शामिल होंगे। उसके बाद 1 बजे तक नागरिकता संशोधन अधिनियम पर प्रबुद्ध जनों की संगोष्ठी में वो शामिल होंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। तो बीजेपी के जन जागरण अभियान के तहत आज गोरखपुर में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां पर 10 बजे से 11:30 बजे तक जन जागरण अभियान जो चलाया जा रहा है उसमें शामिल होंगे वो। उसके बाद 1 बजे तक नागरिक संशोधन अधिनियम पर प्रबुद्ध जनों से इस बारे में संगोष्ठी होगी और उसमें वो शामिल होंगे। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। पासपोर्ट अधीक्षक विकास मिश्रा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज कर लिया गया है। पासपोर्ट अधीक्षक के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। लखनऊ के विजयखंड, विभव खंड, विभूति खंड और वाराणसी के एक ठिकाने पर छापेमारी की गई है। छापेमारी में 12 लाख नकद और 5 लाख के जेवर बरामद किए गए हैं। वहीं 45 बैंक खातों और 26 फिक्स डिपॉजिट की भी जानकारी मिली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। और ऋषभ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, और क्या जानकारी मिल रही है इस छापेमारी को लेकर, बताइए। मनु, देखिए देर शाम ये छापा मारा गया था और देर रात तक ये छापा चल रहा था। अभी अपडेट लेनी पड़ेगी छापा खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। उस वक्त तक जो जानकारी मिली थी अपडेट कर दी गई थी और लगातार वो बढ़ता ही चला जा रहा है। इनकी संपत्तियों के बारे में, इनके यहाँ से जो नकदी मिली थी और जो फिक्स डिपॉजिट और संपत्तियों की डिटेल्स मिल रही थी वो लगातार बढ़ रही थी। 3 ठिकाने लखनऊ में बताए जा रहे थे जहां पर सीबीआई की छापेमारी चल रही थी। एक वाराणसी में। विकास मिश्रा पासपोर्ट अफसर के ऑफिस के चर्चित अफसर हैं। 2018 में इनका नाम सामने आया था अनस और तन्वी के पासपोर्ट मामले में, जिसके बाद इनका यहाँ से ट्रांसफर वाराणसी कर दिया गया था और अभी चंद दिनों पहले ही ये वाराणसी से वापस लखनऊ आए हैं। इसके बाद सीबीआई के पास एक शिकायत होती। सीबीआई लखनऊ की जो एंटी करप्शन विंग है उसने एफआईआर दर्ज कर ली है इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की और उस एफआईआर के बाद भी ये छापेमारी चल रही है। अभी हो सकता है कि हमारे सूत्र भी कुछ खुलासा करेंगे
के छापेमारी खत्म होने के बाद फाइनल क्या क्या इनके यहाँ से बरामदगी हुई है। लेकिन कल देर रात तक भी जो बरामदगी हुई थी वो भी काफी चौंकाने वाली थी। मनु जी, बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। संभल के गुन्नौर इलाके में वकीलों की बेशर्मी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वकीलों ने नए साल के जश्न में नाबालिग लड़कियों से डांस करवाया। इतना ही नहीं, बिना परमिशन के बाल बालाओं को भी नचवाया। मुरादाबाद में दो दिव्यांगों का आपस में मारपीट करते वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दो दिव्यांगों की पहले आपस में कुछ बहस होती है, फिर बैसाखी और जूतों से एक दूसरे पर वार करने लगते हैं। दोनों दिव्यांग हितकारी संगठन से जुड़े हुए हैं। थाना सिविल लाइंस के अंबेडकर पार्क का ये वायरल वीडियो है। मुरादाबाद से वीडियो सामने आया है, जहां दो दिव्यांग आपस में मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, बैसाखी से जूतों से एक दूसरे पर वो हमला कर रहे हैं। उधर आगरा में छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई। मामला थाना एतमादुल्ला क्षेत्र का है, जहां कोचिंग के बाहर कुछ छात्र आपस में भिड़ गए। इनके बीच जमकर लात घूंसे चलने लगे। इसी बीच एक युवक ईंट का टुकड़ा लेकर आया और उसी से हमला करना शुरू कर दिया। मारपीट के दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद छात्र शांत हुए और मारपीट भी बंद हो गई। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। आजमगढ़ पुलिस नशे में है, सावधान रहिए, कब फायर हो जाए कोई भरोसा नहीं। आपको एक वीडियो दिखाते हैं, देखिए जरा। एक शख्स मिठाई की दुकान में घुसता है, शॉपकीपर से कुछ बातचीत करता है। इस दौरान वो अपना रिवॉल्वर निकालता है और गोली चल जाती है। पुलिसकर्मी का नाम गोरखनाथ शुक्ला है और ये आजमगढ़ पुलिस लाइन में तैनात है। फिलहाल एसपी त्रिवेणी सिंह ने दारोगा को सस्पेंड कर दिया है। फर्रुखाबाद के जिला अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें इमरजेंसी में ड्यूटी में तैनात डॉक्टर राजकिशोर समेत 4 से 5 स्टाफ शराब के नशे में धुत दिख रहे हैं। इस दौरान किसी मरीज की मौत के बाद नाराज परिजन डॉक्टर और स्टाफ से नशे में धुत होने की बात कर रहे हैं। डीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच करने का आदेश जारी किया है। और क्या कमी होगी? अच्छा, 20 मिनट के बाद देखोगे जाके आप? 20 मिनट हुए थे जी अंकल जी, आपने यहाँ पे पे अरे आपने यहाँ पे लगाया, उसके बाद वहाँ पे वो गिर गए। ये डॉक्टर साहब हैं, ये शराब पी के बैठे पूरे दिन पूरी रात ड्यूटी टाइम शराब पीते हैं ये। जब ऑक्सीजन ले नहीं पा रहे। मेन बात ये बताइए, शराब पी के ड्यूटी होती है या नहीं, ये बताओ पहले। ये बताओ, ट्रीटमेंट कोई कमी हुई? कोई कमी हुई? एक्सपायर हो गया मरीज, और क्या कमी होगी? ट्रीटमेंट मरीज ही सीरियस था। इसके संबंध में मैंने सीएमओ साहब से कह रखा है। हमने कहा इसको देखें, इस पूरे मामले को, और ये बहुत ही आपत्तिजनक है। कोई व्यक्ति और एक चिकित्सक जो कि काफ़ी हाईली क्वालिफाइड होता है व्यक्ति, उसको इस तरह की इसका काम नहीं करना चाहिए और इससे बहुत ख़राब मैसेज जाता है। और इसकी जांच हम करवा रहे हैं, सीएमओ के माध्यम से हम कार्रवाई करेंगे इसमें। जौनपुर में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। परिजनों ने लड़की को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप लगाया है और लड़की को सकुशल वापस लाने की मांग की है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि प्रेमी युगल अभी भी फरार है। पुलिस लड़की की बरामदगी के लिए प्रयास कर रही है। इस बीच लड़का लड़की ने लखनऊ से वीडियो बनाकर वायरल किया है, जिसमें उन्होंने पुलिस पर प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है। वायरल वीडियो के बारे में पुलिस का कहना है कि कोर्ट का कोई आदेश पुलिस को नहीं मिला है। अगर कोर्ट से कोई आदेश मिलता है तो उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोहराबारिया पूजा पाल से हिंदू रीति रिवाज से शादी कर चुका हूँ 18 दिसंबर 2019 को।
और हम लोग हिंदू रीति रिवाज से ही रह रहे हैं। लखनऊ में पुलिस हम दोनों को खोज रही है, नहीं पाई तो हमारे घर वाले को 3 दिन से थाने पे मैं उधर बिजनौर में एक महिला ने लेखपाल पर पट्टा कराने के नाम पर 80,000 ठगने का आरोप लगाया है। धामपुर तहसील पहुंची महिला लेखपाल सत्येंद्र सिंह के पास पहुंची और जमीन के पट्टे के कागजात देने की मांग की या फिर पैसे वापस करने की मांग की। जब लेखपाल ने इनकार कर दिया तो पीड़िता ने लेखपाल को जमकर खरी खोटी सुनाई। इस पर लेखपाल भी अपना आपा खो बैठा और उसने पीड़िता को धक्का देते हुए उसके साथ बदसलूकी की। उधर जब इस बारे में धामपुर तहसीलदार से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दे दो, पटवारी के पैसे दो, मैं बता रही हूँ, मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दे दो, किसने दिए मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दो, पटवारी के पैसे दो, पैसे दे दो, कभी सारी बातें मेरी सारी, हाँ तो मेरा काम करवाने मुझे पैसे दे, हाँ, ये बात नहीं है। मेरे पैसे ले रखे हैं, ना मेरा पट्टा ही दिया, ना मुझे वो पैसे ही लौटे मेरे। अब किसने लिए पैसे? जी ससंदर पटवारी हैं। मुझे नुका जा कल भी नुका मैं काम करा के दूंगा, ना काम ही करवाए हूँ तो तहसीलदार कोई ना सुनिया मेरी, ना कागज दे दिया। तो 50,000 रुपए लिए? हाँ 50-30,000 नीरज नायब साहब को दिवाई उन्होंने, पटवारी ने गाड़ी लेकर गए 4 पहियों की। अब मैं परमिशन लाई डीएम से तो मेरी परमिशन इधर रखी है उन्होंने। जालौन में पुलिस ने 1.5 साल पहले हत्या कर घर में दफनाए गए शव का कंकाल बरामद किया है। हत्या के आरोपी पति की निशानदेही पर पुलिस ने जब एक कमरे में खुदाई की तो वहां से कंकाल मिला। पुलिस ने कंकाल को जांच के लिए भेजा। विनीता के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही पति उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा था। कई बार महिला परिवार परामर्श केंद्र में समझौता कराया गया। पति की प्रताड़ना से तंग आकर साल 2018 में वो मायके आ गई थी। मामला एक बार फिर परिवार परामर्श केंद्र में पहुंचा, जहां से उसका पति प्रताड़ित न करने का वायदा कर अपने घर ले आया। तब से उनकी विनीता से कोई बात नहीं हुई। परिजन तब भी फोन करते हैं तो प्रमोद तरह तरह के बहाने बनाता है। शक होने पर 15 दिन पहले उन्होंने पुलिस इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। पुलिस की सख्ती के आगे प्रमोद टूट गया और 2018 में हत्या कर शव को घर में दफनाए जाने की बात कबूल कर ली। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में टीम गठित की है। फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की देखरेख में घर पहुंचकर कमरे में खुदाई की, जहां से महिला का कंकाल बरामद किया गया है। हम लोग महिला हेल्पलाइन से भेज दिया था। जी बोले ना मैं मारूंगा ना पीटूंगा, सब कुछ लिख के रसीद दे रही थी। वो भी मोहर लगाया कि वो हमें इसके बाद बस फिर नहीं फिर जय दिन यहाँ रुका तो बस फिर दिन। आपसे कितने समय से बात नहीं हुई थी लड़की की? जब से जी वहाँ से लेकर कितना समय हो गया? 1.5-2 साल 20 महीना हो गया। अप्रैल 2018 20 महीना होगा। कई बार समझौता कराया, 16 समझौता हुआ। लास्ट समय में 18/4/2018 को इसको महिला हेल्पलाइन के द्वारा समझौता कराने के बाद साथ में भेजा गया। उस दिन के बाद से लड़की से बात नहीं हो पाई। लगभग 1.5 साल तक मेरे बहनों को ये टहलाता रहा। बदायूं में पति की दरिंदगी सामने आई है। पति उमेश ने बड़ी बेरहमी से गड़ासे से पत्नी के हाथ और पैर काट डाले और वहां से फरार हो गया। मायके वालों ने उसे गंभीर रूप से सीएचसी दातागंज में भर्ती कराया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। घायल आशा के मायके वालों ने दामाद और उसके पिता के खिलाफ तहरीर दी है और दोनों फरार हैं। बताया जा रहा है कि शादी के बाद उमेश की अपने ससुराल वालों से नहीं बनती थी और वो पत्नी को मायके बात नहीं करने देता था। जब उसने पत्नी को फोन पर मां से बात करते देखा तो काफी नाराज हो गया। उससे पत्नी को कमरे में बंद कर नीचे बाट रखकर गड़ासे से हाथ और पैर काट दिए। हम गए थे वहाँ पे तो डंडे से इनके लिए खूब पीट रहे थे और 5 किले का बाट था, उस पर पैर रखे काट रहे थे। और हम अचानक दीवार फलांग के उधर गए थे। हमने भाइयों को भी बुलाया, वो नहीं है कि केवल एक लोग आया, उसने कुंडी भी खोली। फिर उन्होंने के बाद स्वागत है आप सभी का। अब बात एक ऐसी खबर की जो बेहद मार्मिक है, लेकिन साथ ही साथ सवाल खड़ी करती है प्रशासनिक संवेदनहीनता पर। देखिए फिरोजाबाद से हमारी ये रिपोर्ट।
फिरोजाबाद का नगर निगम बेशर्म हो चुका है। उसकी इंसानियत मर चुकी है। कुछ हुआ ही ऐसा जिसने हमें ऐसा लिखने और बोलने के लिए मजबूर कर दिया। फिरोजाबाद नगर निगम को न तो शर्म आई न होठ कांपे, बस बड़ी बेशर्मी से ठंड में ठिठुर रहे एक बुजुर्ग को रैन बसेरे से बाहर निकाल दिया। इस बूढ़ी मां की गलती सिर्फ इतनी थी कि उनके पास आधार कार्ड नहीं था। बस इसी एक बेतुकी वजह से बूढ़ी मां को उनके सामान के साथ इस ठंड में रैन बसेरे से निकाल दिया गया। नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? पता नहीं, वो आधार कार्ड मांग रहे हैं। मेरे पास है नहीं। ठिठुरती ठंड में बूढ़ी मां के तन पर जरूरत भर कपड़े भी नहीं थे जो उन्हें शीतलहर की हवाओं से और चुभती ठंड से बचा सकें। इतना देखने के बाद भी फिरोजाबाद नगर निगम के कर्मचारियों को शर्म नहीं आई। बहुत परेशान नहीं हुए, शरीर सूख गए। हम परेशान हैं, जब तो मुझे बैठी हैं, न क्यों रहती। रैन बसेरे में तैनात निगम कर्मी को बूढ़ी मां की हालत पर तरस नहीं आया। न तो आधार कार्ड मांगते शर्म आई और न ही बूढ़ी मां को रैन बसेरे से बाहर निकालते शर्म आई। वहीं जब ये खबर मीडिया और पुलिस को पता चली तो वो बूढ़ी मां को लेकर रैन बसेरे तक पहुंचे और वहां उनके रात में ठहरने की व्यवस्था की। दुलार में बूढ़ी मां ने पुलिसकर्मी को आशीर्वाद भी दे दिया। ये हाल तब है जब नगर आयुक्त ने साफ किया है कि रैन बसेरे में किसी के पास अगर आईडी नहीं है तो उसे आईडी दिखाने के लिए मजबूर न किया जाए। हमारे वहाँ केयर टेकर ने उन सबको निर्देशित किया है कि जो निशक्त, असहाय या वृद्ध लोग हैं उनसे आधार कार्ड इत्यादि के बारे में पूछ लिया जाए। यदि हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, उस इंसिस्ट ना किया जाए यदि उनके पास परिचय पत्र नहीं है। लेकिन रैन बसेरे में बैठे संवेदनहीन निगम कर्मी बेशर्मों की तरह अपने बुजुर्गों के साथ अमानवीय सलूक कर रहे हैं। फिरोजाबाद से न्यूज़ 18 के लिए अरविंद की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की अंडर 14 रोल बॉल टीम ने नेशनल चैंपियनशिप जीत ली है। प्रतियोगिता गुवाहाटी में खेली गई। यूपी की जीत में अलीगढ़ के हिमांशु तिवारी प्रमुख भूमिका निभाई। हिमांशु ने फाइनल में 2 गोल किए। चैंपियन टीम का वापस लौटने पर जोरदार स्वागत किया। और झांसी से बड़ी खबर है। क्रशन हादसे में 6 मजदूरों की मौत का ये मामला है। मेडिकल कॉलेज में अभी भी 6 मजदूर भर्ती हैं, अभी भी जिंदगी मौत के बीच लड़ रहे हैं। कमजोर दीवार पर लादे गए थे बोल्डर, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और मजदूरों को सुरक्षा उपकरण तक भी उपलब्ध नहीं कराए गए थे। कैलाश स्टोन क्रशर का ये पूरा मामला है।